नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो की एक खास विशेषता यही रहेगी कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी चीज़ को स्किप तो किया नहीं जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा के बजाय आपको कीवर्ड के माध्यम से यूट्यूब के इतिहास में पहला वीडियो होगा जो केवल कीवर्ड्स के आधार पर बनाया हुआ होगा। अर्थात परीक्षा की दृष्टि से आप इसको नोट्स के रूप में भी उसको आप काम में ले सकते हैं। प्रत्येक चीज़ की गहराई की तरफ अपन जाएंगे, लेकिन केवल की पॉइंट्स के माध्यम से ही इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे ताकि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इससे लाभ मिल सके। तो सबसे पहले जो है अपन बात करेंगे कि बैकग्राउंड, जब तक किसी भी परिस्थिति के बारे में अपने को उसका बैकग्राउंड का बारे में पता नहीं होता कि उसके बैकग्राउंड में, किसी भी घटना के बैकग्राउंड में क्या कारण रहे थे, क्या परिस्थितियां रही थी, तब तक अपन किसी भी बिंदु को समझ पाने में और उसको उसके बारे में एक समझ डेवलप कर पाने में असक्षम होते हैं। तो अपन ब्रिटेन से शुरू करेंगे कि ब्रिटेन में उस समय क्या परिस्थिति थी जब राजस्थान का एकीकरण हुआ। उस समय भारत के बारे में थोड़ा बहुत अपन उसके बारे में देखेंगे और इन दोनों के गो थ्रू होते हुए अपन राजस्थान के एकीकरण की बात करेंगे। और जब राजस्थान का एकीकरण पूरा कर लेंगे उसके बाद में अपन क्वेश्चन आंसर इसके जो भी आज तक किसी परीक्षा में पूछे गए हैं उसके बारे में भी अपन बातचीत करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन ब्रिटेन की बात करते हैं। कीवर्ड्स ही इस वीडियो में आपको मिलेंगे, बहुत ज़्यादा विस्तार से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन आपने यदि वीडियो को एक बार ढंग से देख लिया, कीवर्ड्स को आपने कॉपी में या आप नोटबुक में नोट डाउन कर लिया, तो परीक्षा के दिनों में जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत सहूलियत होने वाली है। तो शुरू करते हैं। देखिए, ब्रिटेन में क्या बैकग्राउंड था उसके बारे में थोड़ा सा अपन चर्चा कर ले। ब्रिटेन में आपका जुलाई 1945 से पहले की बात करेंगे। उस समय ब्रिटेन में राजा थे किंग जॉर्ज 6। तो प्रश्न पूछा हुआ है उस समय राजस्थान के एकीकरण के समय या भारत के एकीकरण के समय ब्रिटेन में किसका शासन था। तो जॉर्ज 6 जो थे वहां पे राजा थे। ठीक है। जुलाई 1945 से पहले वहां पे आपका जो है चर्चिल प्रधानमंत्री थे जो आपके कंजर्वेटिव पार्टी के थे। ब्रिटेन में दो पार्टी मुख्य हैं, एक तो कंजर्वेटिव और एक है आपका लेबर पार्टी। तो जुलाई 1945 में वहां पे चुनाव होते हैं ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में कंजर्वेटिव जो पार्टी है वो हारती है और लेबर पार्टी की विजय होती है। कंजर्वेटिव पार्टी के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे चर्चिल, वो भारत के प्रति, भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनका दृष्टिकोण उदार नहीं था। वे नहीं चाहते थे कि भारत उसके देश के उपनिवेश के रूप में स्वतंत्रता भारत को मिले। लेकिन जो एटली है, जुलाई 1945 में जब चुनाव हुए उस समय एटली प्रधानमंत्री, लेबर पार्टी की सरकार बनती है और एटली को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। एटली का दृष्टिकोण जो है, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। तो एटली जैसे प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्होंने दो घोषणाएं की, दो बड़े काम किए। पहला एक घोषणा की, उन्होंने ये कह दिया कि जून 1948 से पहले पहले वो भारत को स्वतंत्र कर देंगे, अर्थात उसके उपनिवेश के रूप में जो भारत की स्थापना हुई थी उसको वो मुक्त कर देंगे, पहली बात। और इसी कड़ी में उन्होंने दूसरा काम किया, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन को। ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन, यहां पे आपको ये तीन कीवर्ड ध्यान रखने हैं। एक जुलाई 1945 के चुनाव आपको ध्यान रखना है, जॉर्ज 6 राजा का नाम आपको ध्यान रखना है, क्लीमेंट एटली जो है उनके बारे में आपको ध्यान रखना है, चर्चिल के बारे में कोई पूछेगा नहीं आपको। तो ये सारी चीजें देखने के बाद आपको आगे भारत की तरफ आना है। ज्यादा इसमें डेप्थ में अपन नहीं जाएंगे, केवल जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उसके बारे में अपन देखेंगे।
अब लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं भारत के गवर्नर के रूप में भारत में आ जाते हैं। भारत में आते ही उन्होंने दो काम किए, बड़े काम। पहला काम तो किया, एक रियासती विभाग की स्थापना की। 5 जुलाई 1947 को उन्होंने रियासती विभाग की स्थापना कर दी। इस रियासती विभाग का उद्देश्य अर्थात कार्य जो है वो था आपका जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करवाना। ठीक है, और इसका जो डेडलाइन दी थी वो दी थी कि 15 अगस्त 1947 से पहले पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था, अधिमिलन पत्र पे प्रत्येक रियासत को साइन करना था। इसका जो रियासती विभाग के अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे पटेल साहब को। अध्यक्ष इसमें पटेल साहब को बना दिया गया और सचिव बनाया गया इसको वीपी मेनन को। ठीक है, की पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि रियासती विभाग की स्थापना कब हुई। दूसरा आपको यह ध्यान रखना है कि इसकी डेडलाइन क्या रखी गई थी कि किस समय तक इसका जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे अर्थात अधिमिलन पत्र पे हस्ताक्षर होना है। तीसरा, इसका सचिव के बारे में आपको ध्यान रखना है, अध्यक्ष के बारे में ध्यान रखना है कि अध्यक्ष रियासती विभाग के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था। और आगे जो है इसका आपका की पॉइंट ये ध्यान रखना है, वीपी मेनन को इसका सचिव बनाया गया था। इसके अलावा दूसरा जो आपका लॉर्ड माउंटबेटन ने जो दूसरा महत्वपूर्ण काम किया था वो ये किया था कि जो 565 के लगभग उस समय ये आपकी देसी रियासतें उस समय थी भारत, संपूर्ण भारत में, तो उन 565 रियासतों के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने दो शर्त लगा दी। क्या शर्त लगाई? एक शर्त तो ये लगा दी 10 लाख की जनसंख्या, अर्थात यदि कोई भी देसी राज्य है, प्रिंसली स्टेट है और उसकी जनसंख्या 10 लाख या उससे ज्यादा है तो वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख पाएगा। तो लेकिन एक ही शर्त नहीं थी, दो शर्तें थी। एक तो 10 लाख की जनसंख्या और 1 करोड़ वार्षिक आय, ये दो शर्तें उन्होंने रख दी। अर्थात उस समय संपूर्ण भारत में 565 प्रिंसली स्टेट थे, वो सब लोग ये चाहते थे, छोटी छोटी रियासतें भी ये चाहती थी कि वो किसी में मर्ज नहीं हो और अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। लेकिन जो 565 रियासतों का अलग अस्तित्व रख पाना संभव नहीं था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। क्या स्पष्ट कर दिया? कि जो रियासत 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या रखती है और जिसकी वार्षिक आय 1 करोड़ या उससे अधिक है, केवल वही जो है अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख पाएंगी। अन्यथा इसके अलावा जो भी रियासतें हैं उनको या तो भारत में या फिर पाकिस्तान में मिलना ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस जो दो शर्तें यहां पे रखी थी, 10 लाख की जनसंख्या और 1 करोड़ की आय वाला, इस क्राइटेरिया में राजस्थान की कितनी रियासतें थी? तो राजस्थान की 4 रियासतें थी जो इस क्राइटेरिया में आ सकती थी। अर्थात 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो था राजस्थान में, उसमें से केवल 4 रियासतें ऐसी थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। वो 4 रियासतें कौन कौन सी हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनती है। देखिए, पहली रियासत है आपकी जयपुर, दूसरी रियासत है आपकी जोधपुर, तीसरी रियासत आपकी बीकानेर है और चौथी रियासत आपकी उदयपुर है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, ये 4 रियासतें ऐसी थी जिनकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक थी और इनकी जो वार्षिक आय थी वो भी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही थी, अर्थात 1 करोड़ या उससे ज्यादा उनकी जनसंख्या
थी। शुरू करते हैं, अब राजस्थान पे आते हैं। तो राजस्थान में उस समय क्या परिस्थिति थी, किस प्रकार राजस्थान के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ, उसके पहले अपन उसके बैकग्राउंड को जानना बहुत जरूरी है कि उस समय क्या परिस्थिति थी राजस्थान में। तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान में उस समय कुल 19 रियासतें थी। भारत का आपको ध्यान रखना है 565 थी। राजस्थान में कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। जो एक केंद्र शासित प्रदेश था उसका नाम था आपका अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा सी श्रेणी का में काउंट किया जाता था। और आपको ये बाद की बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ की जो विधानसभा थी उसको धारा सभा कहा जाता था। 30 सदस्य धारा सभा के पहले अध्यक्ष हरिभाऊ उपाध्याय को बनाया गया था। और पहले जो विधानसभा या उसकी जो विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे वो भागीरथ मल चौधरी को बनाया गया था। हालांकि ये चीज़ें कालांतर की हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो पहला आपका अजमेर मेरवाड़ा है, धारा सभा इसकी विधानसभा को कहा जाता है। 3 ठिकाने जो थे, वो पहला ठिकाना था आपका नीमराणा। नीमराणा की स्थिति को देखें तो नीमराणा अलवर में था। और जब अलवर का विलय होगा, अलवर का एकीकरण होगा, पहला मत्स्य संघ जो पहला बनेगा, पहला चरण राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण होता है मत्स्य संघ। तो जब अलवर का विलीनीकरण होगा, अलवर का मिलन होगा, उस समय आपका नीमराणा मिल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो ठिकाना है आपका वो है आपका कुशलगढ़। ठीक है, कुशलगढ़ साथियों बांसवाड़ा में पड़ता था। और जब एकीकरण का द्वितीय चरण होगा, पूर्व राजस्थान में जब बांसवाड़ा का विलय होगा, उस समय आपका कुशलगढ़ भी मिल जाएगा। तीसरा आपका है लावा। जो तीसरा ठिकाना है वो लावा है। लावा उस समय जो है जयपुर में पड़ता था, आजकल ये टोंक में पड़ता है। तो जब राजस्थान का जो बृहद राजस्थान का निर्माण होता है चतुर्थ चरण में, उस समय लावा को राजस्थान में विलय कर दिया जाता है। इस प्रकार 3 ठिकाने हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश है और 19 रियासतें हैं जो उस समय थी। अब यहां पे एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि राजस्थान के एकीकरण में कुल समय कितना लगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको ध्यान रखना है 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय इसमें लगता है। अब ये कैसे लगता है वो आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बना था, पहला चरण था। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ। और वो 7 चरणों में जो एकीकरण हो रहा है वो शुरुआत होती है यहां से। ठीक है, और इसका अंत कहां होता है ये आपको ध्यान रखना है। 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान का निर्माण होता है। और उस समय जो ये बीच के 7 चरण हैं, टोटल 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ, उस 7 चरणों के दौरान कुल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय राजस्थान के एकीकरण में लगता है। ठीक है, अब एकीकरण को स्टेप बाय स्टेप अपन देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ 4-5 फैक्ट आपको ऐसे बताना चाहता हूं जिसके माध्यम से आपको ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला, देखिए यहां पे 4 रियासतें मैंने दे रखी है आपके लिए। तो बीकानेर, धौलपुर, मारवाड़ और बांसवाड़ा, इन चारों रियासतों के बारे में एक फैक्ट आपको, महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आपको पता हो, लॉर्ड माउंटबेटन जैसे ही भारत आते हैं, भारत आने के बाद 5 जुलाई 1947 को उन्होंने एक विभाग की निर्माण किया, नाम था रियासती विभाग। सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासती विभाग का अध्यक्ष बनाया गया और वीपी मेनन को उसका सचिव बनाया गया। रियासती विभाग ने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उन लोगों को दिया कि आप लोग इन 565 रियासतों को एक साथ मिलाइए और एक स्वतंत्र भौगोलिक इकाई के रूप में भारत का निर्माण कीजिए। उस समय डेडलाइन दी थी कि 15 अगस्त 1947 से पहले सभी रियासतों को साइन करना होगा। ठीक है,
तो उस 15 अगस्त 1947 से पहले पहले की जो डेडलाइन आपको वीपी मेनन और जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा दी गई थी, उसी क्रम में सबसे पहले बीकानेर का जो शासक है शार्दुल सिंह, यहाँ पे प्रश्न बनेगा राजस्थान की कौन सी ऐसी रियासत थी जिसने विलीनीकरण पर, राजस्थान के एकीकरण के पत्र पे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे सबसे पहले साइन किया। तो सबसे पहले साइन किया था बीकानेर ने। बीकानेर के शार्दुल सिंह जी को जब ये बात कही गई कि आप लोग ये साइन कर दो और इस प्रकार एकीकरण का प्रक्रिया होगी, संपूर्ण भारत एक विशाल देश, एक स्वतंत्र भौगोलिक इकाई बनेगा और उसका विकास आगे उन्नत होगा। तो शार्दुल सिंह जी ने ये कहा था कि भाई जब संपूर्ण भारत के लोग ये धारणा रखते हैं कि हम सब एक साथ रहेंगे, स्वतंत्र इकाई बन के आगे विकास करेंगे, तो हम कौन हैं। तो शार्दुल सिंह जी ने तुरंत हाँ कह दी थी और 7 अगस्त को उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिया था, 7 अगस्त 1947 को। तो राजस्थान की पहली रियासत, राजस्थान की कौन सी रियासत थी जिसने सबसे पहले साइन किया था। तो राजस्थान की प्रथम रियासत है जिसने हस्ताक्षर किए थे अधिमिलन पत्र पे। ठीक है, धौलपुर के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि राजस्थान की वह कौन सी रियासत है जिसने अधिमिलन पत्र पे सबसे बाद में साइन किया। तो आपको धौलपुर ध्यान रखना है। धौलपुर के शासक थे उस समय उदयभान सिंह। तो ये अंतिम रियासत है जिसने बाद में साइन किया था। ठीक है, हनुमंत मारवाड़ के बारे में आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है कि हनुमंत सिंह जो हैं वो मारवाड़ के शासक हैं जोधपुर के। हनुमंत सिंह जी नहीं चाहते थे कि वो भारत में मिले, क्योंकि उनके जो जिन्ना के साथ उनकी गुप्त वार्ताएं चल रही थी और जिन्ना उनको कई सब्ज बाग दिखा चुके थे सुविधाओं के नाम पे। तो जो हनुमंत सिंह जी थे वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान की तरफ मिले, हालांकि यहाँ की जनता की मानस यही था कि वो भारत में रहें। तो ये जो एक तरह से षड्यंत्र भारत के विरुद्ध चल रहा था जिसका किसी को पता नहीं था, उस समय एक मारवाड़ में एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ करता था, रियासती। ये कीवर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो रियासती जो समाचार पत्र था उसके एक युवा पत्रकार थे सुमनेश जोशी। तो सुमनेश जोशी को जब इसका पता चला तो वो गहराई में, पत्रकार तो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता। तो सुमनेश जोशी इस मामले की गहराई तक पहुंचते हैं और अपना जो सारा उन्होंने अनुसंधान किया था कि क्या होने जा रहा है, तो सुमनेश जोशी ने रियासती नामक समाचार पत्र में ये भांडाफोड़ किया। इसके बाद में गृह मंत्रालय, राजस्थान सरकार, भारत सरकार और रियासती विभाग जो बनाया गया था, आपके पटेल साहब सक्रिय हो जाते हैं, वीपी मेनन की आंखें खुल जाती हैं और तुरंत जो है ना मारवाड़ के हनुमंत सिंह जी से उस पर साइन करवाने के लिए कहा जाता है। कई किंवदंतियां भी हैं इनके बारे में कि वो जो है मना करते हैं, लेकिन लास्ट में सफल होते हैं। बांसवाड़ा के शासक थे एकीकरण के समय चंद्रवीर सिंह। तो चंद्रवीर सिंह ने जब साइन किया इस पे बहुत दुखी हुए, अधिमिलन पत्र पे जब साइन किया, क्योंकि परिस्थिति ऐसी होती है कि कोई भी व्यक्ति अपना जो निजी संपत्ति है उसको त्यागते समय उसको बड़ा दुख होता है। तो चंद्रवीर सिंह जी बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि वो अधिमिलन पे पत्र पे साइन करके उसका स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दें जो पुरखों से चला आ रहा है। तो चंद्रवीर सिंह जी पे जब साइन करने के लिए दबाव डाला गया तो उन्होंने साइन तो कर दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने ही मृत्यु प्रमाण पत्र पे हस्ताक्षर कर रहा हूं। इस प्रकार का जो प्रकरण होता है वो बांसवाड़ा के साथ होता है। तो ये 4 अलग अलग प्रश्न हैं। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि बीकानेर का शासक कौन थे, शार्दुल सिंह जी, धौलपुर के उदयभान सिंह जी, मारवाड़ के हनुमंत सिंह जी के बारे में, और जिन्ना प्रकरण, रियासती समाचार पत्र और समाचार पत्र के जो पत्रकार हैं, युवा पत्रकार सुमनेश जोशी के बारे में आपको ये की पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह जी के बारे में स्टेटमेंट कई बार
पूछ लेते हैं कि किस राजस्थानी रियासत के शासक ने अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए ये घोषणा की थी, ये कथन कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने ही मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। इस प्रकार एकीकरण से पूर्व 4 देशी रियासतों के बारे में ये फैक्ट आपको ध्यान रखना था, परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब राजस्थान के एकीकरण के बारे में अपन देखते हैं। ये राजस्थान के एकीकरण में सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि अपने को पता है कि ये 7 चरणों में एकीकरण पूरा हुआ था। 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ और 1 नवंबर 1956 को कुल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में एकीकरण का कार्य पूरा रहा। 7 चरणों के बारे में भी अपने को पता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि उन चरणों के नाम ही याद नहीं रहते, और याद रहते हैं तो जिगजैग, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है, पहले का बाद में और बाद में पहले का। तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, एक थोड़ा सा माइंड आप यदि लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि दिल्ली जो है वो दिल्ली से कोई भी काम शुरू होगा तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ये यहाँ पे दिल्ली है और ये राजस्थान का चित्र मान लेना, मानचित्र आप ठीक से बना नहीं है लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा समझने में सुविधा रहेगी। तो देखिए सबसे पहले एकीकरण यहाँ से शुरू होगा, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ये जो 4 ये एरिया है इसको बोलते हैं, इसमें जो पहला चरण है उसको अपन बोलते हैं मत्स्य संघ, क्योंकि इसमें आपको अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को मिलाया गया था। तो पहला जो चरण होगा उसका नाम होगा, पहले मैं नाम आप याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं तो थोड़ा सा आपको याद करने में आसानी रहेगी। दूसरा जो चरण है देखिए ये आपका मत्स्य संघ पहला चरण हो गया। इसके बाद में ये पूर्व की तरफ इसको मान के चलिए, तो इसमें आपका 9 रियासतें और 1 केंद्र शासित प्रदेश मिलता है, ये बाद में अपन बात करेंगे। लेकिन ऐसे मान लो कि ये पूर्वी राजस्थान में था, इसलिए इसका नाम जो दूसरा चरण था उसका नाम रख दिया पूर्व राजस्थान। ठीक है, पहला चरण का नाम मत्स्य, क्योंकि उत्तर पूर्व की ओर है और दिल्ली के पास में पड़ता है। तो इसमें 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और अलवर में आपको मैंने बताया था ठिकाना था नीमराणा, तो नीमराणा में भी इसके साथ मिल जाता है। हालांकि इन चीज़ों को बाद में बताएंगे, पर अभी फिलहाल अपने को जो 7 चरण हैं उनका नाम याद रखने का एक दिमाग में फोटो उसकी बनानी है, बिंब बनाना है। यहाँ पे थोड़ा सा ही आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लो ये उदयपुर यहाँ है, तो इस आपका पूर्व राजस्थान में जब ये उदयपुर मिल जाएगा तो ये तीसरा चरण हो जाएगा और नाम हो जाएगा इसमें, पूर्व में ये संयुक्त कर दिया उदयपुर, तो आप इस चरण का नाम दे सकते हैं संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान देखिए पहला आपका मत्स्य संघ, दूसरा पूर्वी राजस्थान की 9 रियासतें और 1 जो आपका ठिकाना है उसको मिलाया गया और पूर्व राजस्थान उसका नाम दे दिया गया। उसके बाद में उदयपुर को मिलाया गया, उदयपुर को इसमें पूर्व राजस्थान में संयुक्त किया गया, इसलिए इसको संयुक्त राजस्थान नाम दे दिया गया। 3 चरण हुए, चौथे चरण की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए बड़ी बड़ी 4 रियासतें यहाँ पे अगले चरण में मिलती हैं। तो ये 4 रियासतें कौन कौन सी हैं जो आप ये देख लीजिए, एक तो जयपुर है आपका, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो ये चारों ही बड़ी बड़ी थी, इसलिए इसका नाम रख दिया गया। चौथे चरण का नाम जो था वो था आपका बृहद राजस्थान। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले 4 रियासतों को मिलाया गया और 1 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाया गया, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और अलवर में नीमराणा ठिकाना था तो नीमराणा ठिकाने को मिला दिया गया और के.एम. मुंशी के कहने पर इसका मत्स्य संघ नाम दे दिया गया। इसके बाद में पूर्वी राजस्थान की 9 रियासतें और 1 कुशलगढ़ नाम का जो रियासत है, ठिकाना है, उसको मिला के पूर्व राजस्थान नाम से संघ बना दिया गया। इसका दूसरा चरण बना दिया गया। तीसरा चरण में क्या होता है, उदयपुर को मिलाया जाता है, पूर्व राजस्थान में उदयपुर को मिला दिया जाता है, तो तीसरा चरण पूरा हो जाता है संयुक्त राजस्थान। इसके बाद में
पश्चिमी राजस्थान की तरफ आते हैं, तो ये चरण जो एकीकरण होगा वो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना इस तरीके से होगा। सबसे पहले मत्स्य संघ, दूसरा पूर्व राजस्थान, तीसरा आपका जो है उदयपुर को मिलाने से संयुक्त राजस्थान, फिर बृहद राजस्थान। इसके बाद में चौथे चरण में जब ये पहला चरण मिला देते हैं मत्स्य संघ, अर्थात चौथे चरण में जब मत्स्य संघ को मिला देते हैं तो यहाँ पे पांचवा चरण बन जाता है, और पांचवें चरण का नाम जो है वो आपका रह जाता है संयुक्त बृहद राजस्थान, संयुक्त बृहद राजस्थान। ठीक है, 5 चरण हो गए। छठे चरण में क्या होता है, छठे चरण में आपका जो है सिरोही क्षेत्र को मिला दिया जाता है, लेकिन सिरोही क्षेत्र का आपको ध्यान रखना है। 5वें और छठवें और 7वें दोनों चरणों में सिरोही को मिलाया जाता है, क्योंकि 7वें चरण में माउंट आबू वाला क्षेत्र जो है वो मिलाते हैं, शेष जो क्षेत्र है वो छठे चरण में ही मिला देते हैं। तो छठे चरण में आपको सिरोही क्षेत्र मिल जाता है, और 7वें चरण में आपका अजमेर, मेरवाड़ा और माउंट आबू वाला क्षेत्र मिल जाता है। इस प्रकार के 7 चरण राजस्थान के एकीकरण के पूरे होते हैं। तो अब देखिए, ये 7 चरण हो गए राजस्थान के एकीकरण हुआ 7 चरणों में। कुल समय लगा 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 18 मार्च 1947 से 48 से इसकी शुरुआत होती है, 1 नवंबर 1956 तक इसका चलता है। कुल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में कार्य पूर्ण होता है। अब यहाँ पे जो 7 चरण हैं, उन 7 चरणों में प्रत्येक चरण जो है उसके बारे में आपको 7 चीज़ें ध्यान रखनी है। यदि ये आपने रख लिया तो आपका राजस्थान के एकीकरण से संबंधित सभी प्रश्न आपके आराम से हल कर देंगे। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, फिर एक बार मैं रिमाइंड करवाऊँ, राजस्थान के पूर्व में अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर और साथ में नीमराणा को मिला के एक चरण बना दिया गया। के.एम. मुंशी के कहने पर इसका नाम रख दिया गया मत्स्य संघ। दूसरा, पूर्वी राजस्थान की 9 रियासतें और कुशलगढ़ नाम का एक ठिकाना है जो बांसवाड़ा में पड़ता था। इन 9 रियासतों और एक जो ठिकाना है कुशलगढ़ नाम से, उनको मिला के एक अलग संगठन बना दिया गया। एक दूसरा चरण पूरा होता है और दूसरे चरण का नाम पूर्व राजस्थान रखा गया। पूर्व राजस्थान में जब अलवर को मिलाया गया, उदयपुर को मिलाया गया, तो उसका नाम रख दिया गया संयुक्त राजस्थान, क्योंकि पूर्व राजस्थान में आपका उदयपुर संयुक्त हुआ है, तो उसका नाम हो गया संयुक्त राजस्थान। ठीक है, चौथे चरण की तरफ चलते हैं। चौथे चरण में आपको 4 बड़ी बड़ी रियासतें, बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है और जैसलमेर है, बड़ी रियासतें थी, और इन बड़ी रियासतों को मिला के एक संगठन, एक वो चरण बना दिया गया, चतुर्थ चरण। और चतुर्थ चरण का इनके नाम के आधार पे बृहद थी, बड़ी थी, इसलिए इसका नाम रख दिया बृहद राजस्थान। आगे चलते हैं। बृहद राजस्थान में जब मत्स्य संघ को मिला दिया जाता है तो संयुक्त बृहद राजस्थान उसका नाम दे दिया जाता है। इसके बाद में छठा चरण होता है, तो छठे चरण में आपका मिला देते हैं सिरोही, जिसमें माउंट आबू क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता है। 7वां जो चरण होगा उसमें आपको अजमेर, मेरवाड़ा मिला देते हैं, और राजस्थान नाम उसका दे देते हैं, आधुनिक राजस्थान नाम दे देते हैं, और सिरोही क्षेत्र का माउंट आबू क्षेत्र भी इसमें मिला देते हैं। इस प्रकार राजस्थान का एकीकरण पूरा होता है। लेकिन अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, डेट्स के बारे में भी मैं आपको बता दूं। डेट्स आप आराम से उसको याद रख सकते हैं। देखिए, ये अलग मैंने उसमें किया है, 3 चरणों को आपको ये ध्यान रखना है 1948 में हुआ है। 2 चरणों का कार्य 1949 में हुआ है। डेट याद रखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। एक चरण 1950 में पूरा हुआ और अंतिम चरण 1956 में आपका पूरा हुआ। ये वर्ष याद रख सकते हैं आप। पहले 3 चरण 1948, दूसरे 2 चरण 1949 में, तीसरा जो छठा चरण है 1950 में, और 7वां चरण 1956 में। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। पहले 3 चरण, पहला, दूसरा और तीसरा 1948 में, चौथा और 5वां 1949 में, छठा चरण है 1950 में, और 7वां चरण 1956 में। अब इनकी डेट्स याद कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ।
देखिए ये जो डेट हैं, यहां पे आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। अट्ठारह, 25, 18। अब आप इसको ये याद कर सकते हैं जैसे किसी के मोबाइल नंबर हो, वैसे उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर यहाँ रखने हैं दो डेट हैं, यहाँ पे आपको रखनी है 30 और यहाँ पे 15। ये आपको सबको पता है 26 जनवरी को पूरा हुआ था, और ये आपको पता है 1 नवंबर को पूर्ण हुआ था। 18, 25, 18 में आपको ये ध्यान रखना है पहला और दूसरा मार्च महीने के थे, और तीसरा जो था वो अप्रैल का था। ठीक है, इसके बाद में ये यहां पे मार्च था और यहां पे आपका मई था, 15 मई। ठीक है, डेट्स आपकी याद हो गई। मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान और संयुक्त राजस्थान, ये तीन चरण 1948 के साल में पूरे हुए। 18 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल, इसमें आपको ध्यान रखना है डेट्स के बारे में। बृहद राजस्थान और संयुक्त बृहद राजस्थान के दो चरण जो थे वो 30 मार्च और 15 मई को पूरे हुए, और राजस्थान संघ जो है 1950 में 26 जनवरी को पूर्ण हुआ, और वर्तमान राजस्थान जो है 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ। इसके बाद में अपन इसके जो है रियासतों के बारे में ध्यान रखेंगे कि कौन से चरण में। अपन ने इसमें देख लिया कि सबसे पहले 7 चरणों के बारे में देखा कि पहला चरण कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। उसके बाद में अपन ने उसमें देखा कि उसकी तारीख क्या है, वर्ष क्या है। अब अपन इसमें देखेंगे कि इसमें कौन से चरण में कौन सी रियासत मिली, कौन सा ठिकाना मिला। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको एक ट्रिक के बारे में ध्यान रखना है। मत्स्य संघ पहला जो चरण था उसमें आपको ये ध्यान रखना है ABCD मिली अर्थात, और इसके अलावा एक जो आपका ठिकाना है नीमराणा। ABCD का क्या मतलब है? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, और नीमराणा एक इसमें जो है ठिकाना मिल जाता है। इस प्रकार अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को मिलाकर जो है मत्स्य संघ का निर्माण कर दिया जाता है। पूर्व राजस्थान में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 9 रियासतें मिली थी और एक ठिकाना मिला था। 9 रियासतें प्लस एक ठिकाना। ठिकाना कौन सा था आपका? वो था कुशलगढ़। कुशलगढ़ कहाँ पड़ता है? कुशलगढ़ बांसवाड़ा में पड़ता है। तो कुशलगढ़ को भी इसमें मिलाया गया था। दूसरे चरण में कुशलगढ़ मिल गया। अब ये 9 रियासतें हैं, उन 9 रियासतों का एक पॉपुलर सा फॉर्मूला है, सूत्र है, वो आपको ध्यान रखना है। वो फॉर्मूला है आपका बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो, अर्थात बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, सापुरा और टोंक। ये 9 तो रियासतें हो गई और एक आपका कुशलगढ़ नाम से जो है ठिकाना हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे आपका है संयुक्त राजस्थान। तो संयुक्त राजस्थान में क्या होता है? संयुक्त राजस्थान में जब ये 9 रियासतें और कुशलगढ़ में जब उदयपुर मिल जाता है, तो उदयपुर के मिलने के कारण उसको संयुक्त नाम से पुकारा गया। तो संयुक्त राजस्थान इसका नाम हो गया। इसके बाद में बृहद राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की जो रियासतें हैं 3 बड़ी और एक जयपुर, यानी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये 4 रियासतों को मिला के चौथा चरण पूरा किया जाता है और उसका नाम दे दिया गया है। उनके नाम के आधार पे, उनके क्षेत्रफल के आधार पे बृहद राजस्थान उसका नाम दे दिया गया है। इसके बाद में जब इस बृहद राजस्थान में
मत्स्य संघ को मिला दिया जाता है तो इसका मिला के नाम दे दिया जाता है आपका संयुक्त बृहद राजस्थान। छठा चरण जो होता है, छठे चरण में आपका 26 जनवरी 1950 को ये चरण पूरा होता है। इसमें आपका जो है सिरोही क्षेत्र मिला दिया जाता है। हालांकि इसमें काफ़ी विवाद होते हैं। आपके जो पटेल साहब हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी ये चाहते थे कि उस समय जो गुजरात था, गुजरात बम्बई प्रांत में आता था और बम्बई प्रांत में वो गुजरात प्रांत में अर्थात बम्बई प्रांत में इसको माउंट आबू क्षेत्र को, सिरोही क्षेत्र को ले जाना चाहते थे, लेकिन हो नहीं पाया। काफ़ी कुछ विवाद उत्पन्न हुए। उसके बाद में अंततः सिरोही को मिलाया गया। लेकिन सिरोही में जो छठा चरण है उसमें सिरोही को मिलाया गया, हातल गांव को मिलाया गया, लेकिन माउंट आबू क्षेत्र को इसमें नहीं मिलाया गया था। ये माउंट आबू क्षेत्र जो है वो आपके 7वें चरण में पूरा होता है, मिलता है। माउंट आबू और अजमेर मेरवाड़ा ये इसमें मिला के राजस्थान का एकीकरण पूरा किया जाता है। अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि इसमें प्रत्येक के बारे में मैंने 6-7 चीज़ें आपको बताई थी, तो इसमें आपको आगे क्या रखना है। देखिए, अब आपको राजधानियाँ याद रखनी है इसकी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 अपने चरण हैं। पहला आपका मत्स्य संघ था। मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर और नीमराणा को मिलाया गया था। तो यहां पे राजधानी हो जाएगी आपकी अलवर। जो बड़ा होता है उसको बनाते हैं, ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद में दूसरा चरण क्या था अपना, पूर्व राजस्थान। तो पूर्व राजस्थान में क्या बना था, सबसे बड़ी जो 9 रियासतें थी आपको बताया था, बूंदी है, बांसवाड़ा है, टोंक है, कोटा है, शाहपुरा है, प्रतापगढ़ है। तो इनमें सबसे जो बड़ी रियासत थी वो थी कोटा। तो कोटा को यहाँ पे राजधानी बना दिया जाता है। इसके बाद में तीसरा चरण जो होता है वो संयुक्त राजस्थान होता है। और संयुक्त राजस्थान में आपको पता है उदयपुर का अलग अपना व्यक्तित्व था, तो उदयपुर को इसका जो है राजधानी बना लेते हैं। चौथा चरण जब आता है तो यहाँ पे बृहद राजस्थान है। बृहद राजस्थान में आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया 4 बड़ी रियासतें थी। जयपुर है, जोधपुर है, आपका बीकानेर है और जैसलमेर है। तो इनमें सबसे बड़ी जो रियासत थी वो थी आपकी जयपुर। तो इसमें जयपुर को राजधानी बना देते हैं। और जयपुर को राजधानी बनने के बाद में 5वें चरण में, 6ठे चरण में और 7वें चरण में ये आपकी जयपुर ही राजधानी बनी रहती है। 5वां चरण क्या नाम था, संयुक्त बृहद राजस्थान, संयुक्त बृहद राजस्थान। और छठा चरण आपका राजस्थान संघ, इसमें आधुनिक राजस्थान, आधुनिक राजस्थान। ये तो आपकी राजधानियां हो गई, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें संवैधानिक प्रमुख आपको ध्यान रखना है। तो पहला जो मत्स्य संघ है उसका जो संवैधानिक प्रमुख है वो आपका ये ध्यान रखना है। अलवर के बारे में आपको थोड़ा सा अलग देख के चलना है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ राजधानी होती है राज्य प्रमुख भी वहीं का बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे विपरीत काम होता है। विपरीत काम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है अलवर को इसकी राजधानी बना दिया जाता है, लेकिन यहाँ के राज्य प्रमुख जो है वो उदयभान सिंह को, जो धौलपुर के हैं, उनको बनाया जाता है, उदयभान सिंह, ठीक है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि महात्मा गांधी जी की हत्या हो जाती है। हत्या में जो नाथूराम गोडसे और परचूरे का हाथ माना जाता है। और अलवर रियासत के जो दीवान थे VN खरे और जो शासक थे तेज सिंह, उसके बारे में
ऐसा किंवदंतियाँ थी, एक ऐसी अफवाह थी कि महात्मा गांधी के जो हत्या है उसमें इन लोगों का हाथ था। इस वजह से इनको दिल्ली तलब किया हुआ था और जब तक जांच चलती है तब तक दिल्ली में रहने के लिए इनको कहा गया था। इस वजह से जो तेज सिंह को यहाँ का राज्य प्रमुख बनाना था लेकिन वो नहीं बना पाए और उदय भान सिंह को यहाँ का राज्य प्रमुख बनाया गया। फिर इसके बाद में देखिए दूसरा जो चरण है वो भीम सिंह को, इसका कोटा के भीम सिंह हैं उनको राज्य प्रमुख बनाया गया, संवैधानिक प्रमुख बनाया गया भीम सिंह। तीसरा चरण जो है जहां पे उदयपुर आ जाएगा, यहां पे भूपाल सिंह को, ठीक है। इसके बाद में जो है अब वो आपका जयपुर जब आता है तो यहाँ पे इसको महाराज भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बना देते हैं और यहाँ पे आपके राज प्रमुख आ जाएंगे मान सिंह द्वितीय, ठीक है। चौथा चरण जो है वहाँ पे आपको ये इनको ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ ये 4 चरणों के बारे में ही ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको प्रधानमंत्री भी इनके बारे में ध्यान रखना है। तो प्रधानमंत्री जो हैं वो आपको ये ध्यान रखना है, एक सूत्र आप देख लेना, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, ये आपको ध्यान रखना है। इन दो को बीच में छोड़ना है और यहां पे आपको लिखना है गुरुमुख निहाल सिंह। पूछेगा नहीं, लेकिन ये नीचे वाला पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बताया कुमावत का मतलब है शोभालाल कुमावत। कलर चेंज कर लेता हूं मैं, ये यहां पे रखना है शोभाराम कुमावत। फिर गोकुल लाल असावा दूसरे चरण के प्रधानमंत्री, गोकुल लाल असावा, माणिक्य लाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, ठीक है। इसके बाद में नीचे आपको ऐसे कैसे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उद्घाटनकर्ता के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो उद्घाटनकर्ता के बारे में आपको एक चीज़ देख लेनी है कि इसका एक सूत्र आप बना सकते हैं, गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल चाचा पटेल। आगे के 3 चरणों में कोई उद्घाटन नहीं हुआ था। तो पहले का एनवी गोडगिल ने, जो मत्स्य संघ है उसका उद्घाटन एनवी गोडगिल ने किया। दूसरा जो पूर्व राजस्थान है उसका उद्घाटन भी एनवी गोडगिल ने किया। तीसरा जो चरण है संयुक्त राजस्थान, उसका चरण जो वो किया गया था उद्घाटन, वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और चौथा चरण जो बृहद राजस्थान का चरण था, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को मिलाया गया था, उसका उद्घाटन किया गया था आपके पटेल साहब के द्वारा। इस प्रकार जो है ये आपका राजस्थान के बारे में जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। राजस्थान के एकीकरण के पूरे होने के बाद एकीकरण से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमें परीक्षा उपयोगी जो फैक्ट हैं उनको ध्यान रखना होगा। तो राजस्थान के एकीकरण से में कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी, कौन सी छोटी थी, कौन सी पुरानी थी, कौन सी नवीन थी, कौन सी ऐसी रियासत थी जिसने प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन नहीं मनाया, कौन सी ऐसी रियासत थी जो मराठों को चौथ वसूली प्रदान नहीं करते थे, कौन सी ऐसी रियासत थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। इस प्रकार कुछ ऐसे फैक्ट आपको ध्यान रखना है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और कई बार परीक्षाओं में पूछे भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो फैक्ट है आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जो रियासत है वो कौन सी थी। तो आपको इसमें ध्यान रखना है इसके बारे में, मेवाड़ के बारे में, ये सबसे पुरानी ओल्डेस्ट
जो है रियासत है। झालावाड़ के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये सबसे न्यूएस्ट है, सबसे नवीनतम रियासत है। मारवाड़ के बारे में और जयपुर के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये सबसे बड़ी रियासतें थी दोनों, सबसे बड़ी। और ये सापुरा जो है वो सबसे छोटी थी। जयपुर और मारवाड़ में अर्थात जोधपुर में दोनों बड़ी हैं, तो ये तो आपकी मारवाड़ तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी थी और जयपुर आपकी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। तो 5 फैक्ट हुए। मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत, झालावाड़ सबसे नई रियासत, मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, जयपुर क्षेत्रफल की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, सापुरा सबसे छोटी रियासत है। सापुरा सबसे छोटी रियासत। टोंक है एकमात्र मुस्लिम रियासत है। ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान की कौन सी एकीकरण के समय एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी। भरतपुर और धौलपुर, आपको ये ध्यान रखना है, ये दोनों जाट रियासत थी। अजमेर, जैसलमेर और करौली के बारे में ये ध्यान रखना है, ये दोनों आपकी यादव रियासत थी। झालावाड़ और जो है टोंक है, इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है, इन दोनों रियासतों का निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया था। अंग्रेजों ने इसका निर्माण करवाया था। जैसलमेर के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि जैसलमेर जो रियासत है उसके अतिरिक्त सभी रियासतों में उत्तराधिकार शुल्क लिया जाता था, लेकिन जैसलमेर रियासत जो है उसका जो है अपवाद थी और जैसलमेर में कभी भी उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था। बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़, ये 3 ऐसी रियासतें थी जो मराठों को चौथ प्रदान नहीं करते थे, जो टैक्स था एक प्रकार का। तो बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़, ये 3 रियासतें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है 3 विकल्प ये दे दें और चौथा कुछ अलग दे दें। जयपुर और जैसलमेर के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इन दोनों रियासतों ने भाग नहीं लिया था। अलवर के बारे में आपको एक फैक्ट ध्यान रखना है कि अलवर में महात्मा गांधी के मुद्दे को लेकर तेज सिंह और वीएन खरे को दिल्ली में तलब किया हुआ है। इस वजह से जो भारत का पहला जो है स्वतंत्रता संग्राम है, ये तो बाद की घटना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अलवर ने भारत का पहला स्वतंत्रता जो वो था स्वतंत्रता दिवस, वो नहीं मनाया था। तो अलवर के बारे में आपको ये ध्यान रखना है। टोंक और जोधपुर 2 ऐसी रियासत थी जो भारत के बजाय पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। इसके अलावा राजस्थान के एकीकरण के समय कौन सी रियासत में कौन से राजा थे, कौन से शासक थे, उसके बारे में भी कभी प्रश्न पूछ सकता है कथन और कारक वाले में। तो आपको ये ध्यान रखना है, मेवाड़ में आपके भूपाल सिंह जी थे, मारवाड़ में आपके चंद्रवीर सिंह जी थे, फिर इसके बाद में बीकानेर में शार्दुल सिंह जी थे। आपको पता है शार्दुल सिंह जी ने ही 7 अगस्त 1948 को सबसे पहले 7 अगस्त 1947 को सबसे पहले अधिमिलन पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे हस्ताक्षर किए थे। धौलपुर के उदयभान सिंह जी थे, उसने 14 अगस्त 1947 को अंतिम सबसे बाद में अधिमिलन पत्र पे साइन किया था। जयपुर में मान सिंह द्वितीय शासक थे। अलवर के तेज सिंह थे जो महात्मा गांधी के मर्डर केस में फंसे थे, हालांकि उनको बाद में बाइज्जत बरी किया गया। धौलपुर के उदयभान सिंह जी हैं। ब्रजेंद्र सिंह भरतपुर के शासक हैं। कोटा में भीम सिंह द्वितीय, बूंदी में बहादुर सिंह, झालावाड़ में हरिश्चंद्र, बांसवाड़ा में आपको पता है जो है चंद्रवीर सिंह जी शासक थे। मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये इनका कथन था। जब अधिमिलन पत्र पे उनके द्वारा साइन किया गया तो इन्होंने ये कथन कहा था। डूंगरपुर में लक्ष्मण सिंह जी शासक थे और ये लक्ष्मण सिंह जी जो थे वो डूंगरपुर के थे। किशनगढ़ में सुमेर सिंह, शाहपुरा में सुदर्शन देव। शाहपुरा के बारे में आपको ये और ध्यान रखना है कि उत्तरदायी शासन की स्थापना सबसे पहले शाहपुरा में सुदर्शन देव ने शुरू की थी। सिरोही के शासक अभय सिंह जी थे। जैसलमेर के जवाहर सिंह जी थे। प्रतापगढ़ में राम सिंह थे। टोंक में अजीजुद्दौला और करौली में गणेश पाल। इस प्रकार जो 19 रियासतें थी हमारे राजस्थान में,
जिनका एकीकरण किया गया, उनकी शासकों की एक डिटेल मैंने एक संक्षिप्त आपको इसका डिटेल देने की कोशिश की है।